तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुस्टैकर्स माइंड में। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसी सीरीज जो हर एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे पढ़े बगैर कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर इनकम्प्लीट रहता है। तो आज की सीरीज का नाम है बच्चों थर्मोडायनामिक्स, यानी कि हम एक सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल इंजीनियर की जान है, जिसे कहते हैं ना फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वो सब्जेक्ट होता है थर्मोडायनामिक्स। इट इज द फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसे पढ़े बगैर एक मैकेनिकल इंजीनियर अधूरा सा रहता है ना। तो आपने देखा भी होगा कि थर्मोडायनामिक्स हैव ए वाइड ब्रांच इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो एक फादर है कि मैकेनिकल इंजीनियर का। इसे पढ़े बगैर हम इंजीनियर नहीं कहला सकते सही तरीके से, जिसका रोल हमारे हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को पढ़ना जरूरी है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, प्रोडक्शन हो, आरएसी वाला इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियर हो। तो इसके बिना एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं सोचता। तो ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में मैं आपको एक बात अभी बताने जा रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक्स होती क्या है। बस अभी तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। थर्मोडायनामिक्स का मेन एम ये होता है बच्चों, हीट से वर्क प्रोड्यूस करना या प्रोडक्शन ऑफ वर्क विद द एक्सचेंज ऑफ हीट यानी कि मेन जो इसका फैक्टर है वो है हीट। तो थर्मो का मतलब ही होता है बच्चों हीट। क्या मतलब होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक का मतलब होता है मोशन, हीट का मोशन, हीट का ट्रांसफर। तो मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें? हीट के बारे में, और हीट से जो वर्क मिलेगा उसके बारे में। तो हीट एंड वर्क दोनों हमारी एनर्जी की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है बच्चों? एनर्जी की फॉर्म होती है। तो ये है बच्चों थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 1। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना थर्मोडायनामिक्स सीरीज जो लेक्चर 1। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर दें, फिर अपना लेक्चर देखें। तो लेक्चर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको दो बेसिक चीजें बताऊंगा। इसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। किस किस के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हीट एंड टेम्परेचर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि थर्मो का मतलब होता है हीट। तो अगर हीट ही ना पढ़ी तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ना बेकार है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए हीट क्या होता है। और हीट एंड टेम्परेचर क्यों पढ़ेंगे? टेम्परेचर इज द फ्रेंड ऑफ हीट। तो जो दोस्त है ना हीट का, जो फ्रेंड है वो है टेम्परेचर। हीट के बिना टेम्परेचर नहीं चलेगा, टेम्परेचर के बिना हीट नहीं चलेगी। तो इनका याराना बहुत पक्का है बच्चों। तो हीट एंड टेम्परेचर दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो इनको दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इनको नाराज मत करना, तो इनके बारे में सबसे पहले देखना, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ बच्चों टेम्परेचर की। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली जनरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जनरल इसकी जो डेफिनेशन है वो तो ये होती है, द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। कहने का मतलब कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको हम किसकी टर्म्स में मेजर करते हैं बच्चों? टेम्परेचर की टर्म्स में मेजर करते हैं। किसी भी वस्तु का ठंडा या गर्म होना उस वस्तु का क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। जैसे कि अगर हमें फीवर हुआ, हम फीवर होने पे क्या करते हैं? थर्मोमीटर लेके आते हैं, अपने मुंह में डालते हैं। तो हम क्या मेजर करते हैं? उससे अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि उससे हमें पता चल जाता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है ना। तो क्या पता चलता है उसका टेम्परेचर, कि मेरी बॉडी कितनी हीट है, कितनी हीट या कितनी कोल्ड है। उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि मेरी बॉडी जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए 98.6 फॉरेनहाइट, उससे कितनी ज्यादा है या उससे कितनी कम है। तो टेम्परेचर मेजर करते हैं अभी, वहां से हमें पता चल जाता है कि मेरी बॉडी कितनी गर्म है। तो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो हॉटनेस किसी भी बॉडी की हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजरमेंट ही क्या कहलाता है बच्चों? टेम्परेचर कहलाता है, तापमान। मैंने बताया कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म होगी या कितनी ठंडी होगी बच्चों, वो उसका क्या होता है? टेम्परेचर यानी कि तापमान। ये तो थी हमारी जनरल लैंग्वेज। अब मैं आपको बताता हूँ एक टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है। सपोज मेरी कोई भी बॉडी है, उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या वेपर फॉर्म में हो सकता है ना। हमारा एक सब्सटेंस 3 फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है या गैसेस फॉर्म में होता है। जो सॉलिड फॉर्म होता है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़ा और गैप होता है और वेपर में बहुत ज्यादा गैप होता है उनके मॉलिक्यूल्स में। तो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते रहते हैं बच्चों? मोशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कोई भी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं, है ना। तो मोशन करते रहते हैं आपस में। तो ये जो मोशन है या वाइब्रेशन है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की मोशन है या वाइब्रेशन, उसकी क्या कहलाती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? जैसे एक मोटरसाइकिल आई थी काइनेटिक बॉस, तो काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, सॉरी इट्स मोशन। यानी कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उसमें
उत्पन्न ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम बच्चों कहते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। तो जब मेरी बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से मोशन करेंगे तो उसमें क्या होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होगी। जो मोशन हो रही है इसके मॉलिक्यूल्स की, इस मोशन को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो क्या है, ये टेम्परेचर होता है। तो एक नई डेफिनेशन आती है टेम्परेचर की, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर इज नोन एज टेम्परेचर। यानी कि किसी भी पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा, कोई मेरा पदार्थ है उसके जो अणु है उनकी जो गतिज ऊर्जा है, मोशन हो रही है, उस गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं बच्चों, टेम्परेचर कहते हैं। समझ में आया? एक तो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और टेक्निकल लैंग्वेज मैंने बताई, टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। तो मैंने यहाँ पे भी एक पदार्थ लिया, पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, इनके जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन है, वही क्या कहलाती है बच्चों, उसका टेम्परेचर कहलाती है। तो इससे में पता चला काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है बच्चों, टेम्परेचर का। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जनरली बात है कि फ्लो करेगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होनी है। ठीक है, क्या मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल मैटर इज नोन एज थर्मल एनर्जी। अब जो टोटल मेरा ये पदार्थ है, टोटल मैटर है, इसका जो टोटल मैटर है, कोई मेरा संपूर्ण पदार्थ है, अब इसके टोटल मैटर की जिसके अंदर इसकी जितनी भी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, इस टोटल मैटर के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी है, वही मेरी उस सब्सटेंस की क्या कहलाती है बच्चों, थर्मल एनर्जी। यानी कि किसी भी संपूर्ण पदार्थ की, ये मेरा संपूर्ण पदार्थ है, संपूर्ण पदार्थ की गतिज ऊर्जा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाती है बच्चों, थर्मल एनर्जी कहलाती है। यहाँ पे मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल मैटर इज नोन एज द थर्मल एनर्जी। किसी संपूर्ण पदार्थ की गतिज ऊर्जा उस पदार्थ की थर्मल एनर्जी कहलाती है। तो मैंने टेम्परेचर बताया, और टेम्परेचर एक चीज और शो करता है, टेम्परेचर शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। तो टेम्परेचर जो मेरी थर्मल एनर्जी है उसकी फ्लो की डायरेक्शन को भी बताता है कि जो मेरी थर्मल एनर्जी है वो कहां से कहां की ओर फ्लो कर रही है, यानी कि हीट कहां से कहां तक कहां पे फ्लो कर रही है। कैसे पता चलेगा ये कि हीट कैसे कहां से कहां फ्लो कर रही है। सपोज ये मेरा हाथ है, मैंने इस पे एक बर्फ का टुकड़ा रखा, तो क्या होगा, जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। मेरा यहाँ मैंने बर्फ रखा तो हमें साफ साफ दिखता है कि जो मेरा बर्फ है वो पिघल रहा है। वो क्यों पिघल रहा है, देखो हमारा हाथ क्या होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो हीट, तो ये मेरा गर्म है, ये मेरा हाई टेम्परेचर पे है, और जो वो है बर्फ वो लो टेम्परेचर पे। कहने का मतलब क्या हुआ, बर्फ कब पिघलता है, जब उसको हीट देते हैं, जब उसे हीट मिलेगी, है ना। तो बर्फ रखा है, कि पता चला कि मेरा जो ये मेरा हाथ है ये हाई टेम्परेचर पे है और बर्फ लो टेम्परेचर पे है। तो जब इसकी मेरे हाथ की हीट उस बर्फ को ट्रांसफर होगी तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा बच्चों, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मेल्टिंग होगी उसमें। तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। तो हीट जो मेरी फ्लो करती है बच्चों, वो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो करती है। तो हायर लेवल तो मेरे हाथ का है, देखिए हाई टेम्परेचर इसका है, तो हायर लेवल से इसकी हीट किसको ट्रांसफर हो रही है, मेरी बर्फ को ट्रांसफर हो रही है। जो मैंने आइस का टुकड़ा यहाँ पे रखा, उस आइस को ट्रांसफर हो रही है। तो जब मेरे हाथ की हीट उस आइस को ट्रांसफर हुई तो क्या हुआ, मेरा जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हुआ। तो हमें पता चला जो मेरी हीट है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इस हाथ से बर्फ की ओर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेम्परेचर शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। ये जो टेम्परेचर क्या शोज करता है, जो थर्मल एनर्जी है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, कि मतलब के जो थर्मल एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो पता समझ में आया बच्चों। अब तो ये दोनों टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है। तो सभी को पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने की एक डिवाइस होती है जिसे थर्मोमीटर बोलते हैं। तो थर्मोमीटर क्या शोज करता है बच्चों, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को किस किस टर्म्स में माप सकते हैं, यूनिट क्या क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन। तो टेम्परेचर को मेजर करने की 3 यूनिट होती है बच्चों। सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। और इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, C/5 F-32/9 इज इक्वल टू T-273.15/5। तो क्या पता है, C/5 F-32/9 T-273.15/5। तो डिग्री सेंटीग्रेड क्या है बच्चों, C क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री फ़ारेनहाइट F क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और T टेम्परेचर इन केल्विन। इस चीज को हम के भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं के भी लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे टेम्परेचर हुआ डिग्री सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर हुआ फ़ारेनहाइट में, टेम्परेचर हुआ केल्विन में। अगर हमें कन्वर्ट करना है, यूनिट को कन्वर्जन करना है, तो वो भी इससे ही होगा।
सपोज फॉरेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में चेंज करना है, तो हमें फॉरेनहाइट की वैल्यू रखेंगे, इन दो टर्म्स को यूज करेंगे तो वो मेरी डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगी। तो ये था बच्चों टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे हीट की। हीट का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, पहले इससे समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊष्मा। हीट को हम बोलते हैं बच्चों हिंदी में ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो तापमान परिवर्तन के कारण बहती है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो एनर्जी क्या होती है हम सब जानते हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, यानी कि कार्य करने के लिए, हम किसी भी काम को, वर्क को करने के लिए एनर्जी देते हैं तो हमें वर्क मिलता है ना। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, हमारी एनर्जी कहलाती है। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट भी एक एनर्जी है, मेरी एनर्जी की फॉर्म है, दैट फ्लो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या करते हैं बच्चों, फ्लो करते हैं। ये देखते हैं कैसे। मैंने एक भगोने में, बीकर में पानी लिया बच्चों, मैं पानी भर दिया, नीचे से मैंने गैस ओपन कर दी, ठीक है, गैस ओपन कर दी। अब मुझे इस पानी को गर्म करना है, इसको मैंने नीचे गैस पे रख दिया। अब देखा होगा आपने, पहले बबल्स बनते हैं, साइड में क्या बनते हैं बच्चों, बबल्स बनते हैं, यहाँ पे साइड में बबल्स बनते हैं। क्या होता है उसके बाद, एक बबल्स जो हमारे इस सरफेस के, जो हमारा बीकर है, भगोना है, उसकी जो पानी की जो लेयर है इस भगोने के जो कांटेक्ट में है, उसके पे क्या बनते हैं बच्चों, बबल्स बनते हैं। पहला बबल्स क्या होगा, यहां से एनर्जी मिली, उसको हीट मिली, एनर्जी मिली, तो यहाँ के जो नियरेस्ट पानी की लेयर है वहां पे बबल्स बनते हैं। वो बबल्स क्या होते हैं, हीट होते हैं, गर्म होते हैं। तो जो पहले बबल्स के पास गर्मी आई तो वो क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठेगा। मैंने भी बताया था कि हीट ऑलवेज फ्लो, यानी कि एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। ये गर्म है तो गर्म कहाँ की ओर स्ट्राइक करेंगे, ठंडे मॉलिक्यूल्स की ओर स्ट्राइक करेंगे। अब यहाँ पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ठंडे के ओर स्ट्राइक करेंगे। तो जब ये गर्म मॉलिक्यूल्स दूसरे ठंडे के पास जाएगा तो अपनी कुछ गर्माई कहां दे देगा, ठंडे मॉलिक्यूल्स को दे देगा। ये मॉलिक्यूल्स गर्म होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसी तरीके से क्या होता है, एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दूसरे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी देता रहता है, हीट देता रहता है। तो देखो क्या होगा, पहला गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, फिर वो दूसरे को गर्म करेगा, फिर तीसरे को, इस तरीके से पूरा पानी गर्म हो जाएगा। अब पानी गर्म कब होगा, जब इसका टेम्परेचर चेंज होगा, यानी कि इसमें हीट कब बढ़ेगी, जब इसका टेम्परेचर चेंज होगा। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो बताओ उसमें हीट आएगी क्या, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, थोड़ा गर्म होगा पानी, फिर और ज्यादा गर्म होगा, उसको और टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उसका और टेम्परेचर बढ़ेगा। सपोज पहले 38 डिग्री है, फिर उसका टेम्परेचर 50 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 90 हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। अगर इसका टेम्परेचर 38 ही रहे, 38 डिग्री रहे, तो क्या इसमें हीट फ्लो कर जाएगी, ये गर्म हो जाएगा पानी, नहीं होगा। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तब तक क्या नहीं होगा मेरा पानी गर्म नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या कहा, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ, तभी मेरा पानी क्या हुआ, उसके बाद उबलना शुरू हो गया, उबलना शुरू हो गया। अब क्या बनी, यहाँ पे मेरी स्टीम बनी। अब हम स्टीम को, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, पावर प्लांट में टरबाइन चलाने के लिए इस स्टीम का यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो एनर्जी मिली हमने, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट मिली तो हमने उससे क्या मिली, एनर्जी। इस एनर्जी से हमने क्या किया, टरबाइन को रोटेट कराया। टरबाइन को रोटेट कराने के बाद क्या हुआ, हमें मैकेनिकल एनर्जी मिली। उस मैकेनिकल एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी, तो हीट से मिली क्या, नहीं। तो हीट क्या, एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी किसको दी, टरबाइन को दी। तो यहाँ पे हमने लिखा हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, कि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो मेरी हीट फ्लो नहीं, यानी कि तापांतर, टेम्परेचर में डिफरेंस होना जरूरी है। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो उनके बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इसका ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे हाथों के ऊपर बर्फ रखा था, इन दोनों का टेम्परेचर क्या था बच्चों, डिफरेंस था। इसका टेम्परेचर कुछ और था, इसका टेम्परेचर कुछ और था। तो जब तक इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होगा तब तक मेरी हीट फ्लो नहीं करेगी। अगर मैं दो टेम्परेचर पे, दो सेम टेम्परेचर के आइस क्यूब, बर्फ के टुकड़े एक साथ रख दूं तो क्या होगा, वो पिघल जाएंगे, जी नहीं, वो उसी टेम्परेचर पे रहेंगे, ना पिघलेंगे ना और जमेंगे। तो उनका टेम्परेचर सेम है तो वहीं जुड़ जाएंगे वो। तो क्या होगा, जब तक दो अलग अलग चीज नहीं होगी, अलग अलग टेम्परेचर पे दो बॉडी नहीं होगी, तब तक मेरी हीट फ्लो नहीं करेगी। तो टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर था डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट के लिए जरूरी है टेम्परेचर डिफरेंस। क्या जरूरी है बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस। जब तक दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा, तापांतर नहीं होगा, तब तक मेरी ऊष्मा या हीट फ्लो नहीं करेगी। तो ये था बच्चों हीट एंड टेम्परेचर।